प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर इंट्रोडक्शन कोर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। आज हम चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। विद्यार्थी, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम आप स्टडी करेंगे और हम इस प्रॉपर्टी से ये जानेंगे कि इस यूनिवर्स में आवेश का वितरण किस प्रकार होता है और आवेश जो होते हैं, अगर आपके पास कोई सिस्टम है और सिस्टम पर यदि आपके पास आवेश है, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल है या एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, या आप जब अपने बालों में कंघी को रगड़ते हैं तो उस कंघी पर उत्पन्न जो चार्ज है, या फिर बादलों में जो बिजली बनती है, जो आप बादलों में जो आवेश एक्युमुलेट होते हैं जिससे बिजली गिरती है, या फिर बहुत सारे जगहों पर जो आवेश वितरित होते हैं या जो आवेश संचित होते हैं यूनिवर्स में, वो सारे आवेश जो होते हैं वो किस प्रकार वितरित होते हैं, किस प्रकार बने होते हैं, और क्या वो ऐसे ही स्थूल होते हैं या फिर उनका कोई सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है, सबसे छोटा कंपोनेंट्स होता है, सबसे छोटा अवयव होता है। इस सब के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी, आज का हमारा जो टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। विद्यार्थी, आइए हम एक सिस्टम लेते हैं और इस सिस्टम को हमने चार्ज कर दिया, इस पर चार्ज है। यदि यह सिस्टम चार्ज है तो जाहिर तौर पर है कि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो ये चार्ज एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यदि इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगी, थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, तो हमें नेट चार्ज प्राप्त होगा। तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन और या फिर प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ओके, और अगर हम किसी सिस्टम पर चार्ज को रख रहे हैं तो इसका मतलब है हमको इस सिस्टम पर, यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो इस सिस्टम पर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, और यदि वो नेगेटिव चार्ज है तो इस सिस्टम पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि आप किसी भी सिस्टम का जो आवेश होता है वो ई का पूर्ण गुणज होता है। ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वह आवेश है जो एटॉमिक पार्टिकल्स पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर होते हैं। और इस ब्रह्मांड में कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है तो इस सिस्टम पर जो चार्ज होता है वो इस ई से बना होता है। या तो वो 1e होगा, या सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो 1e होगा, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, या 2e, 3e, 4e। इस प्रकार से ई का वह पूर्ण गुणज होगा। तो यदि किसी सिस्टम पर हम चार्ज लिखेंगे तो हम लिखेंगे ±n × e, जहाँ n जो है वो इंटीजर नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, और इसको लिखते हैं n = 0, 1, 2, 3 ... इस प्रकार से। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो n का होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, पूर्ण गुणज होता है। विद्यार्थी, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सर, चूंकि इलेक्ट्रॉन भी तो क्वार्कों से मिलकर बने हैं, प्रोटॉन क्वार्कों से मिलकर बने हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं कि किसी सिस्टम पर जो चार्ज है वो है n1 e/3 प्लस n2 2e/3, क्योंकि क्वार्क पर जो आवेश होता है वो e/3 होता है और 2e/3 होता है, और डाउन क्वार्क पर आवेश e/3 होगा। अब क्वार्क पर जो आवेश है वो ये क्वार्क पर जो आवेश होता है वो e/3 तथा 2e/3 होता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम पर जो चार्ज है वो कुछ डिफरेंट प्रकार के क्वार्कों के पूर्ण गुणज से मिलकर बना होता है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि क्वार्क स्टेबल पार्टिकल नहीं है। चूंकि जब हम किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं तो क्वार्क पैदा होते हैं, क्योंकि वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसको तोड़ना संभव नहीं है। हम एक क्वार्क को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसे बॉन्ड से, एक ऐसे फोर्स से जुड़े होते हैं कि यदि हम क्वार्कों को जितना एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स जो होता है उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो हम ब्रह्मांड में ऐसे पार्टिकल्स पैदा नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि जब हम ऐसे पार्टिकल पैदा नहीं कर सकते हैं, क्वार्क हम पैदा ही नहीं कर सकते, तो हमने कैसे बोला कि क्वार्क है? हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया और उस मॉडल में जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
के कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमने जब एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया तो उस मैथमेटिकल मॉडल में ये डाटा जो है वो फिट हो रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि एक ऐसे कण का अस्तित्व है जो क्वार्क है। चूंकि आप इसको देखने की कभी कल्पना, आप देखने की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वार्क तो फ्री होते ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे फोर्स से जुड़े होते हैं कि यदि आप खींचते हैं इनके बॉन्ड्स को, इनको एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो ये बढ़ने लगते हैं, फोर्स बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब आप जितना ही इसको दूर ले जाकर तोड़ने का प्रयास करेंगे उतने ही फोर्स ही बढ़ने लगते हैं। तो कभी भी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप क्वार्क को देखने की उम्मीद मत कीजिए। तो यहाँ पर ये, चूंकि ये ब्रह्मांड में स्टेबल होते नहीं हैं, ये आप इसको तोड़ नहीं सकते अलग से, ये मैथमेटिकल मॉडल है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्वार्क जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको आप क्वार्क के पद में नहीं लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा यदि, तो आप लिखेंगे Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। तो इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो E का पूर्ण गुणज होता है। विद्यार्थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही केवल नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है कि आवेश ही क्वांटाइज होता है, एनर्जी भी क्वांटाइज होती है। पहले आप अपने इंटर क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई की है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि किसी भी लाइट फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है। यदि एक सिंगल लाइट फोटोन है तो उसकी एनर्जी जो होगी E बराबर h न्यू होगी। और यदि आपके पास बंच ऑफ फोटोन है, फोटोन के गुच्छे हैं, बंच है, तो उस बंच ऑफ फोटोन की जो एनर्जी होगी वो n इंटू h न्यू होगी, जहां n जो है इंटीजर नंबर है। n बराबर आपका होगा 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि एक कोई भी अगर आपके पास बंच ऑफ फोटोन है तो उसकी एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी को नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होती है। तो ये फोटोन की जो एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज होती है। सबसे कम न्यूनतम एनर्जी जो होगी वो होगी h न्यू स्क्वायर, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, इस प्रकार से। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल एनर्जी ही क्वांटाइज होती है, मास भी क्वांटाइज होता है, टाइम भी क्वांटाइज होता है, और इसको हम लोग एडवांस फिजिक्स में स्टडी भी करते हैं। एक वैज्ञानिक है फ्रैंक डी एकोनियो, और उन्होंने मास और टाइम को भी बताया है कि मास और टाइम भी जो है वो क्वांटाइज होता है। तो जब आप सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं, क्वांटम स्तर पर जाते हैं, तो वहां पर आपको हर एक क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटाइज होती है, वो पैकेट के रूप में रहती है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो पैकेट के रूप में रहता है, और उसका सबसे छोटा जो पैकेट होता है वो E होता है, स्मॉल e बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। ओके, तो विद्यार्थी थोड़ा सा इसका हम एप्लीकेशन करते हैं, और इसके एप्लीकेशन करके हम 1 कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नंबर, अगर आपके पास 1 कूलाम आवेश है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो निगेटिव -1 कूलाम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि वो +1 कूलाम है तो उसमें प्रोटॉन होंगे। मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या उसमें कितनी होगी, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो विद्यार्थी, चूंकि हमने प्राप्त किया है कि Q बराबर होना चाहिए n इंटू ई। ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 होता है, और n जो है नंबर्स है, ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स उनके नंबर हैं। तो यदि Q बराबर आप ले लो 1 कूलाम, तो यदि आप Q बराबर 1 कूलाम लेते हैं तो यहाँ आप यदि 1 रखेंगे और E को डिवाइड करेंगे यहाँ, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि ये प्लस ऋणात्मक आवेश है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन। विद्यार्थी, n बराबर होगा 1 और बटा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 इक्वल टू हो जाएगा 6.25 गुने 10 टू पावर 18। यदि ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव है तो प्रोटॉन। तो अब देखिए, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, 10 टू पावर 18। अगर आपके पास 1 कूलाम आवेश है तो इसका मतलब है कि ये 1 कूलाम जो आवेश है वो 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स या 10 टू पावर 18 प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इसी प्रकार से देखना चाहिएगा, अगर ये तो हो गया आपको 1 कूलाम के लिए। अब विद्यार्थी, यदि आप आगे बढ़ते हैं और क्वांटाइजेशन रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये भी देखिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो आपको एक और मान प्रदान करता है, और वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अर्थ। ये आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक मैं यहाँ पर एक आपको प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स जो है वो आपके प्रकृति में ये प्रॉब्लम्स होते हैं।
और ये आपका अर्थ है, और इस अर्थ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थ में कितने हैं, इसका क्या मतलब है। क्योंकि अर्थ जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, इसमें आपके मेटल है, नॉन मेटल है, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। और आप जानते हैं कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आप पूरे अर्थ को देखते हैं तो ये एक न्यूट्रल पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करेगा, एक न्यूट्रल बॉडी की तरह व्यवहार करेगा। बट आप देखिए मौसम प्रणाली जो होती है, इस मौसम प्रणाली के कारण निरंतर बिजलियां गिरती रहती हैं पृथ्वी पर, और इन बिजलियों के गिरने से पृथ्वी चार्ज होती रहती है। और उसी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अपने घर में सर्किट बनाते हैं, आपके ट्रांसफार्मर से, जब ट्रांसफार्मर के नज़दीक आपने देखा होगा, यदि आप अपने गांव में या अपने शहर में ट्रांसफार्मर को देखिएगा, इस ट्रांसफार्मर के नज़दीक आप देखिएगा ये एक पाइप होती है, एक तार होता है जो अर्थ किया होता है, और यह आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आपको प्रदान करता है। तो पृथ्वी जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक गोले की तरह व्यवहार करती है, एक स्फीयर होती है जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें डंप होते रहते हैं इन्वायरमेंट में उत्पन्न होने वाले बिजलियों के कारण। तो ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी में आवेश का जो मान होता है वो एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1800 कूलाम होता है। तो पूरी पृथ्वी में किसी भी समय पर हमने इसको एवरेज एक निकाला है, वैज्ञानिकों ने, जो जियोफिजिसिस्ट हैं उन्होंने एवरेज निकाला है, और उन्होंने बताया है कि 1800 कूलाम आवेश इस पृथ्वी के अंदर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इस पृथ्वी के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ आप देखिए कि एक कूलाम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके 6.25 गुने 10⁻18 है। तो 1800 के लिए कितने हो जाएंगे, 1800 और गुने 6.25 गुने 10⁻18। बहुत सारे नंबर्स को मैं इग्नोर मान रहा हूं, मैं केवल पावर को ले लेता हूं ताकि एक रफ एस्टिमेट हमको मिल सके। अप्रोक्सीमेटली 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, काफी बड़ी संख्या है। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी समय पर पृथ्वी में फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज के रूप में उपस्थित होते हैं। तो उसके बाद इसका व्यवहार कैसा होता है, इसका वितरण कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या ये कोर तक पहुंचते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। या फिर कोर में तो आपका 6000 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पर किस प्रकार चार्ज व्यवहार करते, कहा जाता है कि वहाँ पर चार्ज जो है वो रोटेशन कर रहे हैं और उसके कारण हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और आप जियो फिजिक्स आप जब स्टडी करेंगे तो जियो फिजिक्स में आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। तो आवेश एनर्जी की तरह क्वांटाइजेशन रूल का पालन करता है, क्वांटा के रूप में रहता है, और इसका सबसे जो छोटा क्वांटा होता है वो होता है 1.6 गुने 10⁻−19 कूलाम, जो कि इस सबसे छोटे स्टेबल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का मान है। क्वार्क पर इससे कम आवेश होते हैं, बट क्वार्क स्टेबल नहीं है, आप इसको तोड़कर अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी चार्ज क्वार्क के चार्ज के पद में या क्वार्क के चार्ज के गुणज के रूप में या होल नंबर या इंटीजर के रूप में नहीं हो सकते हैं, ओके। थोड़ा सा विद्यार्थी, रिचर्ड फाइनमैन, आपने नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्लैट में ये प्रोफेसर थे, और ये माना जाता है कि इनको 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला फील्ड थ्योरी के लिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड थ्योरी के लिए। और ये क्लैट में जब पढ़ाते थे तो माना जाता था कि दुनिया के बेस्ट टीचर थे, और अपने स्टूडेंट्स को वो नेचर के बारे में इतनी बेहतरीन बताते थे। मैंने भी उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं लेक्चर ऑन फिजिक्स बाय रिचर्ड फाइनमैन। तो ये किताब जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको यदि आप इसको खरीदिए तो खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर ऑन फिजिक्स में उन्होंने बताया है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि आप इस दुनिया को वो कौन सी उपलब्धि देकर जाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए सपोज डेट ऐसे सोचिए, मान लीजिए यूनिवर्स आपसे एक बहुत छोटा सा लड़का है और वो सवाल पूछता है कि आपने पूरे जिंदगी में क्या सीखा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई अगर ये पूछे कि मैंने पूरी जिंदगी में क्या सीखा और आगे की पीढ़ी को मुझे क्या देकर जाना है, तो मैं कहूँगा कि एटम का अस्तित्व होता है।
एटम का अस्तित्व होता है, इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कुछ भी लिक्विड है, वो तमाम चीज एटम से मिलकर बने हुए हैं। उनका सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल जो है वो एटम है। और उन्होंने कहा कि मैं यही बताना चाहता हूं कि सबसे ब्रह्मांड का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा जो कण है जिसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर बना हुआ है वो है एटम। और अब ये आप कह सकते हैं कि एटम के अंदर भी तो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो उन्होंने बताया कि ये एटम है। तो आइए हम इस एटम को थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि हम सबसे सिंपलेस्ट एटम देख रहे हैं और वो एटम है H एटम, हाइड्रोजन एटम। और इस हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और यहाँ इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चक्कर काटने वाला जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल फिजिक्स से आया है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स का कहना है कि इलेक्ट्रॉन का कोई पोजीशन नहीं होता, बल्कि वो वेव फंक्शन के रूप में स्पेस में फैले होते हैं। लेकिन मैं अभी सिंपल, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की इस बिहेवियर को स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम इसको एक सिंपल मॉडल के तौर पर समझते हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट मोशन कर रहे हैं। विद्यार्थी, रदरफोर्ड ने सबसे पहले इस बात को हमें बताया था। उन्होंने अपने अल्फा एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण को उन्होंने जब गोल्ड फॉइल से टकराया तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना विचलित हुए, बिना स्केटिंग हुए, बिना प्रकीर्णित हुए निकल जा रहे हैं, और उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो रिबाउंड हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी मटेरियल्स के सबसे जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उनका अधिकांशतः भाग खाली होता है और उनके सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग, ठोस, हाई डेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिससे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है रिबाउंड हो जाता है। तो उन्होंने ये सबसे पहले एटम का अस्तित्व बताया। क्योंकि आप एटम को देख नहीं सकते हैं, आप देखने को उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये प्रकाश के वेवलेंथ से भी सैकड़ों हजारों गुना छोटी होती है। तो प्रकाश के वेवलेंथ से भी छोटे, सैकड़ों हजारों तो नहीं, मतलब लाखों गुनी छोटी होती है। तो अगर आप किसी चीज को देखने की उम्मीद करते हैं तो वो चीज तभी आपको दिख सकती है जब उस बॉडी की साइज प्रकाश के, लाइट के वेवलेंथ की अपेक्षा बड़ी हो। अगर लाइट के वेवलेंथ की अपेक्षा छोटी होगी तो आप उसको देख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ये है आपको येलो लाइट, और आपने किसी चीज को देखने के लिए इस येलो लाइट को भेजा, लेकिन वह जो बॉडी है वो एकदम इतनी छोटी सी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी का शेप एंड साइज क्या है, क्योंकि आप इस बॉडी के पोजीशन ही नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये वेवलेंथ में कहाँ है। जैसे वन वेवलेंथ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका वन वेवलेंथ हुआ, तो ये वन वेवलेंथ के बीच में पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, आप इसका पोजीशन नहीं बता सकते हैं। ये तभी आप इसका पोजीशन बता सकते हैं जब इसका साइज क्या है, कितना बड़ा हो। तब आप कहेंगे हाँ, एक वेवलेंथ ये लाइट हो गया, और इस लाइट के ये वेवलेंथ जो है, यदि इस वेवलेंथ का मान इस बॉडी की अपेक्षा बहुत छोटा है तो आप कहेंगे हाँ, ये बॉडी तो दिख रही है मुझे, अदरवाइज आप इसको देखने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि देखने की उम्मीद नहीं करते हैं तो समझते कैसे हैं? इसके इफेक्ट से, इसके प्रभाव से जब इलेक्ट्रॉन एटम में इंटरेक्शन करते हैं तो वो लाइट पैदा करते हैं, और उस विजुअल लाइट को हम लोग देखते हैं, या फिर उस इंफ्रारेड को हम देखते हैं, या फिर हम उसको पाराबैग्निक को, हम जो हमारा अल्ट्रावायलेट होता है उसको महसूस करते हैं। उसका इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें दिखाई देता है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए, अब सबसे सिंपल क्लासिकल मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लग रहा है जैसे प्लैनेट चक्कर काट रहा है। यदि ये वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहा है, चूंकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार हम समझ रहे हैं, तो यदि ये वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहा है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल फोर्स लग रहे हैं, और ये सेंट्रल फोर्स जो है, ये सेंट्रल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है, क्योंकि ये चार्ज है। और यह जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करेंगे, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को इसके प्रोटॉन के चारों तरफ मोशन कराएगा, रोटेशन कराएगा, और ये सेंट्रल फोर्स क्या करेगा, एक अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स भी पैदा करेगा, mv²/r0। यहाँ r0 क्या है? यहाँ r0 जो है वो आपके हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी है जब ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, इस प्रकार से जो आप एटॉमिक फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा।
तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन से एक फोर्स पैदा होता है और ये जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, अब इस फोर्स की प्रकृति क्या होती है, ये आवेश पर किस प्रकार निर्भर करता है, दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसके बारे में अभी हमको मालूम नहीं है। इसके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम था ऑगस्टीन डे कुलाम। और कुलाम ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके यह बताया कि आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो किस प्रकार आवेशों पर निर्भर करता है और किस प्रकार दूरी पर निर्भर करता है। तो आइए हम थोड़ा सा कुलाम के नियम को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है, ताकि हम समझ सके कि फोर्स किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। तो विद्यार्थी, कुलाम जो ला है वो न्यूटन की तरह है। ठीक है, जैसे प्रकार से न्यूटन ने मास के लिए किसी बॉडी, जब न्यूटन के अनुसार जब किसी मास वाली किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन किस प्रकार होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो कुलाम ने बताया कि यदि किसी आवेशों के बीच, यदि दो या दो से अधिक आवेश हैं या खासकर दो आवेश के बीच यदि फोर्स लगता है तो इस फोर्स से इन आवेशों के मोशन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा मैं डीप नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं। तो कुलाम का नियम कहता है कि आपके पास यदि दो आवेश हैं, ये फर्स्ट आवेश है और ये हो गया सेकेंड आवेश। क्योंकि मैंने आवेशों को खूब बड़ा दिखाया है, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनको पॉइंट चार्ज की तरह समझूंगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह इसलिए समझेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, एक स्फीयर है और इस स्फीयर पर यहाँ जो है आवेश वितरित है, एक दूसरा स्फीयर है और यहाँ पर आवेश जो है वो वितरित है। यदि इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं और इनका एक फिनाइट साइज है, ये बिंदु की तरह नहीं है, तो क्या होगा कि ये वितरण जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन करेगा, ये इसको रिपल्सन करेगा, ये इसको रिपल्सन करेगा, ये भी इसको करेगा, ये भी इसको करेगा, और इस रिपल्सन फोर्स के कारण आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और इस नॉन यूनिफॉर्म हो जाने के कारण हमारी जो कुलाम की थ्योरी है वो सही नहीं होगी। क्योंकि हम जो कुलाम के नियम जो लिखेंगे वो नियम तभी सही हो सकता है जब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान हो या फिर आवेश बिंदु की तरह हो, पॉइंट की तरह हो। यहाँ पर देखिए आवेश का वितरण ही जो होता है, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बड़ी सी बॉडी नहीं लेंगे, हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, और इसलिए हम पॉइंट चार्ज दे रहे हैं ताकि हम कुलाम के नियम, चूंकि कुलाम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए होता है या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर एक आवेश है जिसको मैंने डिनोट किया है Q1 और दूसरा आवेश है जिसको डिनोट किया गया है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है इसको मैंने ले लिया है R। विद्यार्थी, चूंकि पॉइंट चार्ज जब आप ले लेते हैं तो पॉइंट जब इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसका शेप एंड साइज तो हम कहेंगे कि ये तो पॉइंट हो गया, इसका कोई शेप एंड साइज नहीं है। तो हम जो दूरी माप रहे हैं Q1 और Q2 के बीच की, ये इसके सेंटर से मापेंगे, और यदि यह पॉइंट की तरह है तो इसका कोई सेंटर, ये तो खुद सेंटर ही है, खुद सेंटर है, इसका तो कोई रेडियस होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी दूरी हमको मापनी है वो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से मापते हैं। ठीक है, और पॉइंट के लिए तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई सेंटर है नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं ये काफी एक दूसरे से दूर हैं और नजदीक, इनको आपस में जब इंट्रैक्शन जब ये कर रहे हैं तो इंट्रैक्शन करने के कारण इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म ही रह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो यदि हम इनके बीच की जो दूरी लेते हैं वो इन दोनों ब्लॉक के, इन दोनों स्फीयर के सेंटर से हम लेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इसको एक पॉइंट की तरह मान लेते हैं, तो देखिए, तो पॉइंट की तरह मान लेते हैं तो ये खुद पॉइंट सेंटर की तरह व्यवहार करता है, तो इसलिए हमको बस यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके, तो यदि हमने दो आवेश लिया है Q1 इंटू Q1 एंड Q2 और बीच की दूरी R है, तो इनके बीच जो फोर्स काम करेगा, सबसे पहले तो इस फोर्स की जो प्रकृति होगी वो सेंट्रल होगी, अर्थात ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगेगा। हो सकता है ये अट्रैक्टिव हो या हो सकता है ये रिपल्सिव हो, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसी लाइन पर लगेगा, इसलिए यह क्या है, सेंट्रल फोर्स है। अगर ये चार्ज इस प्रकार से रखे जाएं, इनको मिलाने वाला जो लाइन है
फोर्स इसी पर कार्य करेंगे। ऐसी बात नहीं कि फोर्स इस तरह से कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स से आप देखें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था, वो इसीलिए घूम रहा था क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स से सेंट्रीपिटल पैदा कर सकते हैं। तो ये Q1 है और ये दूसरा क्या है, Q2 है। तो इनके बीच जो फोर्स उत्पन्न होता है इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और कूलाम के अनुसार इस फोर्स का जो मान होता है वो होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और साथ में एक कांस्टेंट होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है और 4 पाई जो है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, आपने इस रूल को पढ़ा भी होगा, आप 10th में भी पढ़े होंगे, आप 22 में पढ़े होंगे, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं कुछ नया डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली तो बात क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। यदि ये सेंट्रल फोर्स है तो यदि आप इसको वेक्टरली डिनोट करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो F फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वेक्टर के रूप में यदि आप लिखेंगे तो Q1 इंटू Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर होगा। लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो दोनों को मिलाने वाले रेखा पर होगी। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर होगी तो इसका मतलब है कि ये रेडियल डायरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं आपके पास 2 चार्ज है और इन 2 चार्जों के बीच आप रेखा खींच रहे हैं तो आप इसको रेडियल डायरेक्शन बोलेंगे, और यदि इसके परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो आप इसको टैजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आप ER कैप से डिनोट करते हैं और टैजेंशियल डायरेक्शन के यूनिट कैप को आप E थीटा कैप से डिनोट करते हैं। क्योंकि टैजेंशियल डायरेक्शन तब आपको मिलता है जब आप क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, अब यहाँ से आप इस दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पहुँचेंगे, तो इसका मतलब आपका क्या चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ ना। तो इसलिए टैजेंशियल डायरेक्शन को हम लोग E थीटा कैप से सूचित करते हैं और रेडियल डायरेक्शन को जो इस दिशा में है उसको हम ER कैप से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम, चूंकि ये सेंट्रल फोर्स है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ER कैप लगा दिया। इसका मतलब है कि यह सेंट्रल फोर्स है और इसकी जो दिशा होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी। ओके, थोड़ा सा मैं इसके और प्रॉपर्टी का अध्ययन आपको, थोड़ा सा और हम लोग इस प्रॉपर्टी का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इस फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता देता हूँ। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, यहां मैं आ जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स F इज सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स है तो वो तमाम काम करेगा जो सेंट्रल फोर्स करते हैं। अर्थात वो अगर किसी बराबर आवेश पर लगेगा तो हो सकता है वो उसको वृत्ति गति कराना शुरू कर दे, और इस वृत्ति गति से ही हम देख रहे हैं कि एटम का अस्तित्व हो रहा है। चलिए हम उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, यदि दोनों आवेश एक समान प्रकृति के हो, जैसे Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी क्या हो, पॉजिटिव हो, दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, R पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तो डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्वायर आप करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव होगा। ये कांस्टेंट है और इसका मान जो होता है पॉजिटिव होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और ये R स्क्वायर हो गया। तो यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा रेडियल डायरेक्शन में, और रेडियल डायरेक्शन किधर हमने लिया है, बाहर की दिशा में। ये हमारा ER डायरेक्शन है, और इससे स्पष्ट है कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो फोर्स की दिशा रेडियल डायरेक्शन में है और रेडियल आउटवर्ड है, क्योंकि ER कैप बाहर की दिशा में है। इसका मतलब है कि ये आवेश पर जो बल होगा वो बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर होने का मतलब है कि ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ओके विद्यार्थी, यदि दोनों का चिन्ह ऋणात्मक हो, Q1 निगेटिव हो और Q2 भी क्या हो, निगेटिव हो, यदि आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q1 भी निगेटिव, Q2 भी निगेटिव, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पुनः फोर्स जो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा रेडियल डायरेक्शन में, और जब ये रेडियल डायरेक्शन होगा इसका मतलब पुनः फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि आप दो आवेश के बीच यदि फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या फोर्स या इंटरेक्शन को हम समझना चाहते हैं, और दोनों आवेश यदि समान प्रकृति के हैं, समान चिन्ह के हैं, इक्वल साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और फोर्स रिपल्सिव होने का मतलब क्या है कि यह सिस्टम कभी भी बाउंड नहीं रह पाएगा,
ये सिस्टम अनबाउंडेड सिस्टम होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को यदि आप एटम को लेते हैं तो एटम में तो दो आवेश एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इससे स्पष्ट है कि यदि ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो ये बाउंड सिस्टम है, और बाउंड सिस्टम है तो ये आप समझ लीजिए कि अनबाउंड सिस्टम तब था जब दोनों आवेश समान थे। तो इसका मतलब बाउंड सिस्टम तभी होगा जब दोनों आवेश क्या होंगे, असमान होंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि मान लीजिए आप वैज्ञानिक होते, 1911 में आप होते और आपने प्रोटॉन की खोज कर दी होती, तो आप ये बात एकदम कह सकते थे, 100% कह सकते थे, दावे के साथ कह सकते थे कि एक और कण है जिस पर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, निगेटिव आवेश है, और आप कह देते, अब कहने के बाद 20 साल बाद आप बूढ़े होकर मर जाते, दूसरे लोग आते जब इसको खोज करते तो कहते अरे वाह ये तो बड़ा जीनियस वैज्ञानिक था, पहले ही बता दिया था। अरे जीनियस वैज्ञानिक थे, लेकिन साइंस है, साइंस से सबसे बड़ा जीनियस तो साइंस था, साइंस ने ही पहले बता दिया उसको कि अनबाउंड सिस्टम ये तो है नहीं, बाउंड सिस्टम है, और बाउंड सिस्टम तभी बन सकता है जब दो आवेश क्या हो, एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के हो। तो यदि प्रोटॉन की खोज हो जाए तो जाहिर तौर पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहां पर देखिए, यदि दोनों आवेश असमान प्रकृति के हों, यदि Q1 पॉजिटिव हो या Q2 निगेटिव हो, या फिर Q1 निगेटिव हो और Q2 क्या हो, पॉजिटिव हो, तो अब देखिए क्या होगा। यदि असमान प्रकृति के हैं तो एक प्लस दूसरा माइनस, या दूसरा माइनस दूसरा प्लस पहला माइनस, और ये मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल डायरेक्शन के विपरीत दिशा में होगा। माइनस ईआर का मतलब रेडियल डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, और रेडियल डायरेक्शन के विपरीत दिशा के होने का मतलब है कि किधर होगा, अंदर होगा, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन ईआर कैप बाहर है। तो यदि आप माइनस ईआर कैप लेंगे तो ये अंदर की दिशा में होगा, और अंदर की दिशा में होगा तो इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो स्पष्ट है कि, और अट्रैक्टिव जब फोर्स होगा तो सेंट्रल फोर्स जब अट्रैक्टिव होता है तो क्या करेगा, वो बाउंड सिस्टम हो जाएगा, और बाउंड सिस्टम हो जाएगा तो वो रिवॉल्विंग करना शुरू कर देगा। और यदि समान आवेश हैं, इक्वल आवेश हैं, और सिस्टम अनबाउंड है, रिपल्सन हो रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा। आप देखिए, आप अल्फा कण एक्सपेरिमेंट को देखिए, ये गोल्ड फॉइल से जब ये टकराए थे तो ये कैसे बर्फ पर जा रहे थे, ये लग रहा था जैसे हाइपरबोलिकली हाइपरबोलिक थे, और लग रहा था कि जैसे दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा था। ओके, लेकिन यही अगर ये प्लस था, और यदि मान लीजिए आपके न्यूक्लियस में माइनस साइन होता और इसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड करते तो ये क्या होता, रिवॉल्विंग करना शुरू कर देता। तो बहुत सिंपल फिजिक्स है, सिंपल। न्यूटन ने इतनी फिजिक्स दे दी है हमें कि हम उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे इवेंट्स को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सभी इवेंट्स को, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो बहुत सारे नियम उनके फेल हो जाते हैं और हमको एक नई फिजिक्स बनानी पड़ती है। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि कूलाम के नियम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर आपने देखा इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको। अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं, ये 4πε0 क्या है। ये बड़ा मिस्टीरियस चीज है, और इस मिस्टीरियस चीज को हमको यहाँ पर समझना है, भाई इस मिस्ट्री को हमको सुलझाना है। तो आइए हम थोड़ा सा गौर करते हैं। 1/4πε0 विद्यार्थी, 1/4πε0 का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका ये यूनिट है, इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट आप निकालने आपको आता ही है। 9 × 10⁹ एक वैल्यू है, लेकिन आप 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ हम लोग लिख देते हैं और बस इसको कहते हैं हाँ हो गया। लेकिन हमको इसकी प्रॉपर्टी को समझना है। विद्यार्थी, इसमें दो चीज है, एक है 1/4π और एक है 1/ε0। ये दो प्रॉपर्टी है। विद्यार्थी, सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, 4π का क्या मतलब होता है। विद्यार्थी, आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज को मैंने Q1 मान लिया है, और इस चार्ज से r दूरी पर मोड r हमने ले लिया है, एक बिंदु मैंने लिया है P, और ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये डिस्टेंस हम नहीं चेंज करेंगे। हम इस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, इधर उधर ला सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। ओके विद्यार्थी, यदि हम यहाँ पर एक दूसरा आवेश रख रहे हैं Q2, तो इस आवेश पर जो फोर्स लगेगा Fe वो होगा 1/4πε0, ये ऊपर Q1 × Q2 और बाटा कितना होगा, r²। विद्यार्थी, यदि हम वैसे बिंदु का समुच्चय लें जो बिंदु इस चार्ज Q1 से सेम डिस्टेंस
आर पर है, मतलब आर का मोड नहीं चेंज हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर हमने पहले बिंदु Q2 को रखा है, अब हम Q2 को यहाँ रख दें या Q2 को यहाँ रख दें या Q2 को यहाँ रख दें, क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं बदलेगा। डायरेक्शन बदल सकता है क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन बदल सकता है। अगर ये सेम चार्ज है तो डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन फोर्स का इधर होगा, डायरेक्शन फोर्स का इधर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। इसका मतलब है ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपको पूरे वृत्त पर, अगर ये r का मान कांस्टेंट हम ले रहे हैं तो एक समान है। इसका मतलब है यह 2 पाई कोण पर साइमेट्रिक है। 2 पाई कोण पर क्या है? साइमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? 2 पाई। तो 2 पाई कोण पर ये साइमेट्रिक है। अब एक काम करते हैं, ये तो 2 डायमेंशन में हो गया। यदि हम 3 डायमेंशन में आ रहे हैं और यदि हमने चार्ज को यहाँ रख दिया सेम डिस्टेंस r पर, यहाँ रखा सेम डिस्टेंस r पर, यहाँ रखा सेम डिस्टेंस r पर, बोर्ड के पीछे रखा सेम डिस्टेंस r पर, तो फोर्स का मान भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब है कि वह इस प्लेन में भी 2 पाई कोण पर साइमेट्रिक है। तो इस प्लेन में 2 पाई कोण, इस प्लेन में 2 पाई कोण, जब आप दो प्लेन में 2 पाई कोण अंतरित करते हैं तो वो क्या होता है? स्फीयर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि यह स्फेरिकली क्या है? साइमेट्रिक है। फोर्स किसी भी पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है। अगर आप r का मान कांस्टेंट रखकर उसको एक स्फीयर पर घुमा रहे हैं, दूसरे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स आपका क्या होगा? सेम होगा। और इसका मतलब है कि वो स्फेरिकल साइमेट्रिक होता है। और स्फीयर के सेंटर पर कोण कितना होता है? 4 पाई। तो ये जो टर्म है 1/4 पाई, ये आपको बताता है कि फोर्स जो होता है स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है, अगर आप पॉइंट चार्ज ले रहे हैं तब। दूसरी बात है विद्यार्थी, 1/ε0 क्या है? ये आपको बताता है कि चार्ज के चारों तरफ कैसा माध्यम है, चार्ज के चारों तरफ माध्यम कैसा है। और ये माध्यम से क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ आपके पास एक चार्ज है +Q1 और यहाँ है +Q2, तो इनके बीच का ये जो माध्यम है ये किस प्रकार से है? क्योंकि ये जो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इस बात, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा माध्यम किस प्रकार का है। यदि हम माध्यम को बदलते हैं तो फोर्स भी क्या होगा? बदलेगा। और कितना फोर्स आसानी से इसके बीच में प्रवाहित हो सकता है, फ्लो कर सकता है। फोर्स लाइन अगर विद्यार्थी एप्सिलॉन का मान जितना ही कम होगा, ये 1/ε का मान, ये 1/ε का जो मान है, ये चूंकि 1/ε मैंने लिखा है, तो अगर एप्सिलॉन का मान, ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसका मान जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा इसके बीच में फील्ड। और जो फील्ड फ्लो करेगा, क्षेत्र फ्लो करेगा, तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो 1/ε0 माध्यम की प्रकृति को बताता है और ये बताता है कि इस क्षेत्र से नंबर्स ऑफ फोर्स लाइन कितने गुजर रहे हैं। ओके, चूंकि मैं इस पर आगे भी डिस्कस करूंगा 1/ε पर, जब हम लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी नहीं किया है। तो ये माध्यम की प्रकृति बताता है, मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है, और ये फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा गौर करते हैं भाई, ग्रेविटी और इसमें एक बेसिक अंतर यहीं पर आ जाता है। अगर मान लेते हैं आपके पास दो मास हैं m1 और m2, और इनके बीच शुरू में हमने वैक्यूम रखा है, निर्वात रखा है। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो जो है वो आपको, आप इसको लिख सकते हैं m1 m2 के लिए g इंटू फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 इंटू m2 अबाटा r²। अगर हम इनके बीच में कोई पदार्थ भर दें, जैसे मान लीजिए हमने बालू भर दिया, तो क्या होगा? क्या फोर्स प्रभावित होंगे? नहीं, फोर्स प्रभावित नहीं होंगे। फोर्स का वही मान होगा। फोर्स इनके बीच किसी माध्यम को रखने से प्रभावित नहीं होते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम का प्रभाव उस पर नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है या कूलॉम फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, डिपेंड करता है हम किस प्रकार का मटेरियल रखते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। और यही सबसे अद्भुत चीज है। एक और इसका प्रॉपर्टी जो बहुत अद्भुत है, जिसके कारण ये ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी यूनिवर्स के निर्माण में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। बृहद यूनिवर्स, ग्रेटर यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, गैलेक्सी जो घूम रही है, इसके निर्माण में इसका उतना योगदान नहीं है जितना ग्रेविटी का है, क्योंकि ग्रेविटी लंबी दूरी तक डोमिनेट होती, जो मैं अब आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है,
विद्यार्थी ग्रेविटी से एक और इसकी समानता है कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r², और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r²। इसका मतलब है कि दूरी बढ़ाने पर दोनों फोर्स जो हैं उनका व्यवहार जो होगा वो एक जैसा होगा, दोनों तेजी से क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स हैं। ये बड़ा स्ट्रेंज है, ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स हैं, एक ही जैसी दोनों की मैथमेटिक्स है। और जो स्ट्रेटजी हम आगे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए, वो पुरानी वही स्ट्रेटजी होती है जो हम ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए। तो विद्यार्थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं जो डिफरेंस है, और बहुत ही डिफरेंस होने के कारण हमारा ये जो यूनिवर्स है इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों फोर्स देखने में तो एक जैसे दिख रहे हैं बट बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो मैंने काफी आपको पढ़ा दिया है। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इन दोनों में, चूंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि एक बलून को जब हमने अपने सिर से रबिंग किया और उस पर आवेश आ गया, और जब हम उसको दीवार से सटाते थे या फिर बोर्ड से सटाएंगे तो वो चिपक जाता था। तो स्पष्ट था कि ग्रेविटी जो थी mg, उसको एक नया फोर्स बैलेंस कर रहा था, और अब हम उस फोर्स के बारे में जानते हैं, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्ब फोर्स। ओके, तो अब ये एक दूसरे को ये mg को या क्या कर रहा था, संतुलित कर दे रहा था, mg पर डोमिनेट हो जा रहा था। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स mg से कितना अधिक है, कितना स्ट्रांग है, इसको हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो इसको कंपेरिजन करने के लिए कुछ करना नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लेते हैं या 2 प्रोटॉन ले लीजिए, और इन 2 प्रोटॉनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैलकुलेट कीजिए। विद्यार्थी, ये हमारे पास प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन मैंने ले लिया है। ओके, मास mp, मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज जो है वो E है, और बीच का डिस्टेंस जो है मैंने r0 ले लिया है। तो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं कि इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, फर्स्ट आवेश है q1e, सेकंड है q2e, e² हो गया, q1 इंटू q2, 4πε0 और इंटू r0²। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी 2 मास है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g mp, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सो दैट मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, और बटा r0²। डिवाइड कर देते हैं दोनों को। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, e का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि ये वाला रफ फिगर हम ले रहे हैं, क्योंकि 1.6 वाला को तो हम मल्टीप्लाई करते नहीं, हम रफ फिगर लेते हैं। ये है 9 × 10⁻9, तो इसको 10⁻ कितना लेंगे, 9 लेंगे। ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि r दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए हमने r0 लिया है, और दोनों कट जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻27, और ये 10⁻11, जो आप अप्रोक्सीमेटली 10⁻40 आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बटा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है 10⁻14 है। दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 10⁻40 टाइम्स लार्जर है ग्रेविटेशनल फोर्स। वाह, देखिए कितना ज्यादा है, 10⁻40 गुना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर भी प्लैनेट ग्रेविटी से घूमते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से नहीं। सोचिए ऐसा क्यों होता है? डिस्टेंस दूर दूर तक की जो गैलेक्सी है, लाखों लाइट ईयर्स दूर की जो गैलेक्सी है, करोड़ों लाइट ईयर्स की दूर की जो गैलेक्सी है, उनके बीच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन नहीं होता है। क्यों? बड़ा स्ट्रेंज है भाई। इतना मजबूत फोर्स जो है, वो फोर्स ग्रेविटी पर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, ग्रेविटी के अपेक्षा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, बट लार्जर डिस्टेंस पर ग्रेविटी डोमिनेट होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डोमिनेट नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं विद्यार्थी। ये है आपका प्लैनेट अर्थ। क्या है? प्लैनेट अर्थ है। और ये है आपका अपना छोटा सा चांद, जिस पर आपने बहुत सारे गाने बनाए हैं। और ये है आपका मून। ओके विद्यार्थी, मास भी है इसके पास, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, और चार्ज भी दोनों के पास है, क्योंकि एटम से मिलकर बने हुए ना, दोनों के पास चार्ज भी है। देखिए थोड़ा सा गौर करते हैं, अर्थ एटम से मिलकर बना हुआ है, और किसी भी एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये इनका जो प्रभाव होता है एक दूसरे को निरस्त कर देता है। और जब हम दूर से इन फोर्सों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हम इन इलेक्ट्रिक फोर्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के प्रभाव को कैंसिल कर दे रहा है, और लार्जर डिस्टेंस पर इसका प्रभाव इसका जो प्रभाव होता है शून्य हो जाता है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन ग्रेविटी के साथ क्या है कि ग्रेविटी जो होती है वो मास से पैदा होती है, और मास के केवल एक टाइप होते हैं इस ब्रह्मांड में। मास के केवल एक टाइप है और उसको हम लोग पॉजिटिव मास बोलते हैं। एक और हो सकता है मास का टाइप है, जैसे पॉजिट्रॉन हमने आपको बताया था कि एक ऐसा मास होता है जो हमारे पॉजिटिव मास की अपेक्षा विपरीत होता है, नेगेटिव मास होता है, और उसको हम एंटी मैटर बोलते हैं, और वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में वो तो पाया नहीं जाता है, हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो हो। तो ये जो मास है केवल एक टाइप के मास है। तो क्या होता है, अगर आप मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ये सारे जो मास हैं, सारे जो एटम्स के मास है, वो उनकी ग्रेविटी आपस में जुड़ने लगती है, क्योंकि सबकी जो प्रकृति है मास की एक जैसी है, तो सबका जो फोर्स वेक्टर होगा वो एक ही दिशा में होगा ना। और क्या होता है, आपस में वो जुड़ने लगता है, और जुड़ते 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 वो स्ट्रांग हो जाता है। अब मान लेते ये मून हो गया, अब मान लेते यहाँ पर आपके पास एक स्टार है, तो इस स्टार पर पृथ्वी जो ग्रेविटी जो लगेगी वो तो पृथ्वी के सारे पदार्थ द्वारा लगेगी ही, और साथ ही या इस मून के कारण भी लगने वाली ग्रेविटी के साथ क्या होगी, वेक्टरली जुड़ जाएगी। लेकिन वही आवेश के साथ क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और 10⁻14 गुना स्ट्रॉन्गर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लार्जर डिस्टेंस पर डोमिनेट नहीं होते हैं, बल्कि कौन होता है, ग्रेविटी होती है। और ऐसा इतना ही कहानी इतनी ही नहीं है, ये जो बीच का खाली स्पेस है, ये खाली नहीं है। यहाँ एक नया पदार्थ है जिसको कहते हैं डार्क मैटर। क्या बोलते हैं, डार्क मैटर। और ये जो डार्क मैटर है ये एक और ग्रेविटी पैदा करता है, ये और ज्यादा ग्रेविटी पैदा करता है। इसको स्टडी किया गया, देखा गया कि ये दो स्टार्स हैं, आप इसको कल देख सकते हैं, और ये दो स्टार्स का जो मास है वो क्या है, ms और ms1 ms2, स्टार 1 स्टार 2 के लिए। और इन दोनों मास से जो ग्रेविटी पैदा हो रही है, और उस ग्रेविटी से इनकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए v0। मान लेते हैं इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बाइनरी स्टार है इसलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे का रोटेशन करते हैं, और इनकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए v0, चूंकि ये सेंट्रल फोर्स है, और इस सेंट्रल फोर्स gm1 × m2 बटा में बीच की डिस्टेंस यदि r है स्टार के बीच में, r² बराबर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, वो पैदा करेगा स्टार्स। किसी एक स्टार में हम लेते हैं, फर्स्ट स्टार में लेते हैं m × v0² बटा r। तो यदि आप ऑर्बिटल वेलोसिटी से प्राप्त करते हैं तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी थ्योरेटिकली जितनी होती है प्रैक्टिकली उससे अधिक होती है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं इस स्टार्स के मास के अलावा, कुछ ऐसे भी मास हैं जो ग्रेविटी पैदा कर रहे हैं बट हमें दिख नहीं रहे हैं, और उन अदृश्य पदार्थों को जो अतिरिक्त ग्रेविटी पैदा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डार्क मैटर। क्या बोलते हैं, डार्क मैटर। तो ग्रेविटी के साथ ये तमाम जो है पॉजिटिव बातें हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ क्या है, वो शॉर्ट डिस्टेंस पर तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बट लार्जर डिस्टेंस पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा स्टॉप करिए। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यूनिवर्स के सबसे छोटे स्केल और यूनिवर्स के सबसे बड़े स्केल। सबसे छोटे स्केल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चूंकि सबसे छोटा स्केल न्यूक्लियस होता है, चूंकि अभी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े नहीं हैं तो इसलिए हम सबसे छोटा स्केल एटम को मानेंगे। ऐसा सबसे छोटा स्केल न्यूक्लियस होता है, उससे भी छोटा जो स्केल होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल का वर्ल्ड होता है। लेकिन हम अभी जो पढ़े हैं उसमें सबसे छोटा स्केल जो है वो एटम है, और सबसे लार्ज स्केल जो है वो प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी है। इन दोनों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम उनके व्यवहार को देख रहे हैं कि सबसे छोटे स्तर पर मैकेनिक्स का क्या व्यवहार होता है, मैकेनिक्स किस प्रकार व्यवहार करता है, और लार्ज स्केल पर मैकेनिक्स किस प्रकार व्यवहार करता है। थोड़े से बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप सोचिएगा अरे ये तो बहुत कठिन टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। आइए सबसे पहले हम यूनिवर्स का सबसे सिंपल एटम लेते हैं, H एटम।
हाइड्रोजन एटम। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 99% यूनिवर्स जो है हाइड्रोजन एटम से, 99% यूनिवर्स का जो मैटर है वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है और सबसे सिंपलेस्ट एटम है। और सबसे सिंपलेस्ट एटम है तो इसका मतलब है कि सबसे नया एटम है, क्योंकि यूनिवर्स जितना ही पुराना होगा उतना ही उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इंट्रोपी बढ़ेगी, तो उतना ही कॉम्प्लेक्स उसके पैटर्न बनेंगे, कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी यूनिवर्स जो है वो यंग है, अभी यंग है, अभी किशोरावस्था से अपनी यंग अवस्था में ये जा रहा है। इसलिए इसके 99% जो मैटर है वो हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम से मिलकर बने हुए। हो सकता है खरबों साल बाद यूनिवर्स बहुत जब पुराना हो जाए तो उसमें हैवी मेटल हो, कॉम्प्लेक्स मेटल हो, जिनमें सैकड़ों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़े हों। बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इसकी ऊर्जा भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि अभी बिग बैंग हुए तो बहुत कम ही दिन हुआ है, 13.6 अरब साल। तो एच एटम मैंने लिया है यहाँ पर, और इस हाइड्रोजन एटम में के सेंटर में हम एक प्रोटॉन ले लेते हैं और यहाँ इसके चारों तरफ रोटेशन करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हम इसके रेडियस को R0 मान लेते हैं, ठीक है। चूंकि हम क्लासिकली इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका रेडियस R0 मान लिया है। विद्यार्थी, हमने अपने पूरे लेक्चर में ये बात समझी है कि इनके बीच ये आवेश हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, कूलाम्ब फोर्स है। तो इनके बीच लगने वाला जो कूलाम्ब फोर्स है वो सेंटर की ओर लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, जो इसको हम कूलाम्ब फोर्स कहते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करेगा। अर्थात यह m मास के इस इलेक्ट्रॉन को R0 त्रिज्या के सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से या v0 वेलोसिटी से क्या करेगा, घुमाएगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। तो Fe बराबर Fc, ये कितना हो जाएगा, चूंकि प्रोटॉन पर भी आवेश है प्लस C, इलेक्ट्रॉन पर माइनस C है, तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हो जाएगा E²। चूंकि मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे तो कहेंगे कि -E², तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऋणात्मक दिशा में होता है, सेंटर की ओर होता है, तो वहाँ -mv²/r लिखेंगे, लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है केवल मैग्नीट्यूड E²/4πε0 R0²। सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर रेडियस R0। ओके विद्यार्थी, अगर आप यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी होगी v0² बराबर 1r0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा E²/4πε0 इंटू R0 और डिवाइड बाई m, और यदि v0 निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। अब देखिए, आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपने प्राप्त कर ली, ऑर्बिटल वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप, ग्राउंड स्टेट में इसका रेडियस आप जानते हैं, ये आपको दिया हुआ होगा, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा। 4πε0 का मान 1/4πε0 का मान आपको मालूम है, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 आप जानते हैं, और ऑर्बिटल वेलोसिटी में आप इसको रखिएगा तो ये 1000 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद इतना ही होगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कहेंगे सर इसमें मिस्ट्री क्या है, बड़ा सिंपल चीज़ है। मिस्ट्री ये है कि एक ऐसा एटम जिसका साइज है 10⁻⁻10 मीटर, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, आप किसी भी माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते, आप केवल इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, और इसका साइज है 10⁻10 मीटर। इसका मतलब है कि 1 मीटर का ये कितना भाग होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 10 अरब। 1 मीटर का 10 अरबवां भाग, सोचिए 1 मीटर का आधा भाग इतना छोटा हो जाएगा, उससे आधा इतना छोटा, उससे आधा इतना छोटा, उससे आधा 10 अरबवां भाग। सोचिए उस चीज को जिसको आप देख नहीं सकते, ना देखने की आप उम्मीद करते हैं, और आपने उस एटम के अंदर एक छोटे से इलेक्ट्रॉन जो उसके 99% भाग तो उसका खाली है, केवल 1% भाग में रहता है, उस इलेक्ट्रॉन की आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली। तो ये मिस्टीरियस है कि नहीं है? तो फिजिक्स यही होता है। फिजिक्स का मतलब ही होता है कि आप जहां आपकी आंखें नहीं देख सकती वहां मैथ देख लेता है, गणित देख लेता है, मैथमेटिक्स देख लेता है।
ओके, अब यहाँ पर ये तो स्मॉल स्केल हो गया, और इस स्मॉल स्केल की मैथमेटिक्स हम लोगों ने प्राप्त कर ली। इस स्मॉल स्केल में क्या घट रहा है हमने प्राप्त कर लिया। अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1/2 mv0 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर m है, यहाँ v0 है, v0 स्क्वायर का आप यदि मान रखते हैं mm कैंसल आउट हो जाएगा और ये मास से इंडिपेंडेंट होगा। अब आप बृहद लार्जर स्केल पर जाइए, और इस लार्जर स्केल पर आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये है आपका प्लैनेट सन, सॉरी ये है आपका सन, आपका स्टार्स, हमारा फादर। क्योंकि फादर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सन हमें जो एनर्जी देता है उसी से हमारे ये प्लांट्स उगते हैं, हमारा लाइफ चलता है। यहाँ पर इतनी गर्मी है ताकि हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस तारे, ये जो तारा है, ये जो स्टार्स है, हमारा सन है, ये सेकंड जनरेशन का तारा है। और फर्स्ट जनरेशन में इस तारे के जो पदार्थ थे जो यूनिवर्स में छिटके, उससे हमारा प्लैनेट बना, और वही कार्बन से हम बने हुए हैं। तो इसलिए ये हमारा फादर भी हुआ। तो इस फादर से हम आर डिस्टेंस पर, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, आप रफ एस्टिमेट करेंगे तो ये हमारा अर्थ है, जिसको हम एम ई डिनोट कर सकते हैं। इसका मास जो होगा वो एम ई होगा। ओके, तो यदि इनके बीच हम यदि ये दोनों मास हैं, इसलिए इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg बराबर G ms इंटू me बटा बीच का डिस्टेंस r²। और यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये सेंट्रल फोर्स है, और यह सेंट्रल फोर्स ही एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करेगा, और यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस हमारे अर्थ को ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रदान करेगा v होगा। तो ये किसके बराबर होगा? सेंट्रल फोर्स के बराबर होगा, और ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इंटू v0 स्क्वायर बटा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इक्वल टू G ms me डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। 1r कैंसल आउट हो गया, और एकदम सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। मास ऑफ अर्थ कैंसल आउट, vo इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर G ms बटा r। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी वो केवल सन के मास पर डिपेंड कर रही है, वो प्लैनेट के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अगर इस डिस्टेंस पर अर्थ की जगह पर कोई दूसरा बड़ा प्लैनेट होता या दूसरा छोटा प्लैनेट होता तो कोई अंतर नहीं होता, ऑर्बिटल वेलोसिटी वही होती। इसका मतलब अगर आप सन से अर्थ के बीच की जो दूरी है, यदि आप इसको कांस्टेंट लेते हैं और इस कांस्टेंट लेने के बाद इस अर्थ पर आप स्वयं खड़े हो जाते हैं, तो आपका व्यवहार ऐसा होता है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि आप यूनिवर्स में हैं, और सन आप पर एक अलग फोर्स अप्लाई कर रहा है। और इस अलग फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि आप सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे हैं जितनी अर्थ की वेलोसिटी, इसलिए आपकी और अर्थ की रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो 0 है, और आपको लग रहा है कि आप अर्थ पर बैठे हुए हैं। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। लग रहा है जैसे हम अर्थ पर हैं ही नहीं, हम पर तो जो सन है एक अलग, हम अपना एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और उसका जो मान है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर नहीं है, उससे कम है। बट हमारा जो मास ही इतना कम है, इसलिए हमारे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो उतनी है जितनी अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो एक नया तरीका है समझने का कि हम अर्थ पर बैठे नहीं है, बल्कि हम तो खुद अब हमारे एक इंडिविजुअल अस्तित्व है, और इस अस्तित्व में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं सूरज से, पृथ्वी से नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं सूरज से, लेकिन आप कहेंगे हाँ पृथ्वी से क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, पृथ्वी भी तो आपको खींच रही है। तो ओके, तो ऐसी बहुत सारी बातें आप थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बैठे बैठे आपको क्या करना है तो आप सोचिए जितना सोचना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस बृहद ब्रह्मांड के लिए मोशन के लिए वेलोसिटी प्राप्त कर ली, और ये सूक्ष्म ब्रह्मांड के लिए मोशन की वेलोसिटी प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर देखिए लग रहा है कि जैसे दोनों मैथमेटिक्स जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है, जो कूलाम फोर्स है, वो वैसे ही मैथमेटिक्स लिए हुए हैं जैसे हमारी ग्रेविटी है। और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें कॉमन मिलेगी, जो ग्रेविटी में है वैसे ही मैथमेटिक्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस डिफरेंस है जिसके कारण आपका यूनिवर्स जो है इतना जो है डाइवर्स है। अगर ये दोनों में सब कुछ कॉमन होता तो यूनिवर्स आपका जो होता बड़ा बोरिंग होता, एटम्स बन नहीं पाते, क्योंकि इतने वीक फोर्स पे तो एटम बनेंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए उनको।
और एटम्स जब नहीं बनते तो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनते, ये यूनिवर्स नहीं बनता, हम नहीं होते। तो डाइवर्सिटी जरूरी है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स जो होता है उसको डाइवर्सिटी बहुत पसंद है, विविधता पसंद है। थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जब मिलेंगे तो आगे हम इससे पढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम फ्री थॉट करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते कम है, ज़्यादा थॉट करते हैं, सोचते हैं। थैंक यू।